अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जरा इंडिया पाकिस्तान की, इंडियन आर्मी के बारे में और क्यों पाकिस्तान आर्मी के बारे में बहुत कुछ हम गलत सुनते रहते हैं इंडियन मीडिया पे। ये बात भी होगी। तो साथ ही आज सुबह को भी एक एलओसी पे वायलेशन हुई है और जिसकी खबर भी आ रही थी, बल्कि नाम भी है मेरे पास। शायद ये कोई चिड़ीकोट कोई जगह है। वहां पर जो है इंडियन आर्मी ने सुना है कि वहां पे वायलेशन की है और गोलियां वगैरह चलाई हैं और एक 35 साल का कोई शख्स था, उसको भी वो भी जख्मी हो गया है। और हमारे साथ आज इंडिया से जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब उनको जानते हैं, मेजर गौरव आर्या। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और आपकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है मेजर साहब के, आप यकीन करें अभी आप शो करके हटेंगे और 2 दिन में लोग फिर कह रहे होंगे मेजर साहब को बुला लें। तो वो जो है ना, बड़ी मुझे कभी कभी बड़ा रश्क आता है आपके ऊपर और मैं कहती हूँ कि काश मैं भी इतना कुछ अच्छा बोल पाऊं जिस तरीके से आप बात करते हैं और जिस डिटेल से आप बात करते हैं। तो इट्स वेरी इंप्रेसिव आई मस्ट से। तो मेजर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। और सबसे पहले हम चलते हैं कि बात करते हैं क्यों ये दोबारा वायलेशन हुई है एलओसी पे। और इंडियन आर्मी का हम एक क्या रोल देखते हैं इंडिया के अंदर। जैसे पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान आर्मी तकरीबन हर जगह पे जो है वो पॉलिटिक्स में भी है और बिजनेस में भी है, आप खुद भी कहते रहते हैं। तो इंडियन आर्मी का रोल हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हम भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें कि कहाँ कहाँ पर होल्ड है इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी का सिर्फ सरहदों पे होल्ड है, इसके अलावा कहीं भी होल्ड नहीं है। और कोई इदारे का हेड आपको इंडियन आर्मी का जनरल नहीं मिलेगा। हाँ, एक फॉर्मर चीफ एम्बेसडर जरूर चले गए। आई थिंक सेशल्स के गए हैं, मॉलडीव्स के गए हैं जनरल दलबीर, आई एम नॉट श्योर। और कुछ एक दो अगर कहीं स्टेट में गवर्नर्स लगे हों, पर इसके अलावा ऐसा नहीं है इंडियन आर्मी का, जो इंडियन आर्मी का एज एन इंस्टीट्यूशन। हाँ, जो सबसे बड़ा होल्ड है आरजू जी, बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल पे बड़ा जबरदस्त होल्ड है। और ये ना कमाया है इंडियन आर्मी ने। कितनी भी मुसीबतें हुई, अक्सर पाकिस्तानी जो दोस्त हैं हमारे ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में करप्शन है और पाकिस्तान में बहुत, तो जरदारी के हवाले से कहते हैं, नवाज शरीफ के हवाले से। तो मैं पाकिस्तानी दोस्तों को कहता हूँ कि अभी आपने करप्शन देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है करप्शन। करप्शन तो आप देखें, जब इंडिया के लेवल का करप्शन एक जमाने में बहुत होता था, अभी तो मोदी ने काफी टाइट कर रखा है मामला। तो लेकिन फिर भी फौज ने, आप कभी नहीं देखेंगे किसी ने इख्तदार में आने की बात, पावर में आने की बात, ये तो आरजू जी बहुत बड़ी बात है, कभी किसी आर्मी चीफ या आर्मी जनरल ने इसके ऊपर कमेंट भी नहीं करा। आर्मी हमारी, आप हमारे 72 साल 73 साल जो तारीख है हमारी फौज की, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है देश हमारा इंडिया, तब से आप देखिएगा कि वो अपने कैंटोनमेंट में ही रहते हैं फौजी। आपको फौज के बारे में तब पता लगेगा जब अगर कोई बॉर्डर पे वीर गति को प्राप्त हो गया है, कोई एंटी टेरर ऑपरेशन में कि कोई शहीद हो गया। अदरवाइज आपको फौज की तरफ से बहुत कम आपको खबर, मतलब दिस इज एन आर्मी दैट इज जनरली नॉट हर्ड। फौज बोलती नहीं कभी कुछ, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इंडियन आर्मी कभी कुछ नहीं बोलती। ये चुप रहते हैं, ये बस काम करते हैं अपना, कुछ नहीं करते। और इसके अलावा, काम के अलावा देयर इज नथिंग एल्स टू डू। लेकिन अभी सऊदी अरब के साथ भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि आपके आर्मी के लोग मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे एलओसी की मैंने बात की, तो ये वायलेशन आपके ख्याल में क्यों होती है? चाहे किसी भी साइड से हो, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती है, मानता कोई नहीं। आप कहते हैं हमने नहीं किया, हम कहते हैं हमने नहीं किया। आरजू जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो सऊदी अरब जा रहे हैं, ये और मैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें तर्जिया गलत है जो पाकिस्तानी मीडिया में हो रहा है। और मैं ऐसा ऐसा मुझे कहना भी नहीं चाहिए, गलत है, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके यहाँ देखिए, बड़े बड़े यहाँ पे बड़े आपके लोग हैं जो करते हैं, तो ऑब्वियसली गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हम थोड़ा सा इसको बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ अगर वहां पे गए हैं ना, तो इसके पहले कि देश क्या सोच रहा है इस मामले में, कि हमारे यूएई और सऊदी के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, ये ऑलरेडी एट अ मिनिस्टीरियल लेवल, एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल, ये डिसाइड हो चुका है। तो आर्मी चीफ वहां पे कुछ डिसाइड करने के लिए हमारे नहीं जा रहे।
वो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। अब फौजी से तो फौजी मिलेगा, जाहिर सी बात है, तो वहां की आर्मी में मिलेंगे, जैसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वहां पे जाएंगे। लेकिन ये चीज है, ये आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन। दूसरी चीज, एक बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है कि यू नो अभी पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अभी तक हमने सऊदी अरब की दिफा करी थी, अब हमें ये डर है कि इंडियन आर्मी सऊदी अरेबिया की दिफा करेगा, यानी कि सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। देखिए इसमें मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन भी सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं, सऊदी अरेबिया को ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत है। पहले ये बात दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि कोई सऊदी अरेबिया की दिफा कर रहा है। जो आप कहते हैं कि हरमैन शरीफ है, मक्का मदीना है, उसको हम लोग बड़े जोश और खरोश के साथ डिफेंड, आपकी जरूरत है ही नहीं सऊदी अरब को। सऊदी अरब के पास इतना तेल है, इतना तेल है, और वो जो तेल सऊदी अरब के पास है वही उसकी सबसे बड़ी दिफा है। पहले तो हमें क्लियर कर देना चाहिए। दूसरी चीज, एक्चुअली सऊदी अरब को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिका, इसमें कोई दो राय किसी की भी नहीं है। और अमेरिका ने इंश्योर करा है कि ये जो पूरा मसला है इसका, ईरान का और इजराइल का और ये पूरे खित्ते का, ये पूरा ये कंट्रोल करके रखे अमेरिका। तो ये बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया करेगा। इंडिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। इंडिया को कोई जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया की दिफा करने की, ना सऊदी अरब को ये जरूरत है कि इंडिया आके उसकी मदद करे। तो वहां पे मरीन्स का बेस है, वहां पे यूएस एयरफोर्स है, वहां पे यूएस नेवी है। उनको उनको क्या जरूरत है आपकी और हमारी? हम तो अपने अलग चीज, उनको ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, ठीक है, पर ब्रह्मोस मिसाइल का फैसला भी इंडियन आर्मी नहीं करेगी। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करेगी। इंडियन आर्मी वो ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए जाएगी और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जाएगी। तो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो करते हैं। जैसे कि कमर जावेद बाजवा साहब गए थे वहां पे ना सऊदी अरब में, या जनरल फैज गए थे। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई वहां पे जाएगा और वहां पे हेड ऑफ स्टेट। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को जाते हुए। इतनी उम्र मेरी भी हो गई, मैंने तो आज तक मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि कोई कुछ बोल दे या कोई ऐसा ना कोई एजेंसी वाला चला जाए, कुछ नहीं। अगर जाएंगे तो एजेंसी वालों से बात करेंगे, बट ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं या वहाँ के जो किंग हैं उनसे मिल रहे हैं, ऐसा ये नहीं है। दूसरी चीज आपने जो पूछी, तीसरी बात आपने पूछी थी लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी तो अक्टूबर 1947 से चल रही है ये, जबकि 48 में सीज फायर लाइन बनी थी और 72 में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया था। लेकिन अर्जु जी, ये तो चलता है, दोनों तरफ से गोलीबारी चलती है। जब मैं था वहां पे तब भी चलती थी। ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा, और ये और 70-75 साल चलेगा ये। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए, इसको किसी ना किसी जगह पे कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। मेजर साहब, एक मैं आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूंगी। वैसे तो खैर ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रही हूँ अपने लोगों को या कुछ, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पिछले 70-72 साल में पाकिस्तान में बहुत दफा फौजी हुकूमत आई, तो कौन सी ऐसी कमजोरी थी, कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमेशा आपको लगता है कि फौजी हुकूमत आई और आपके यहाँ तो कभी नहीं आई, तो हमारे यहाँ क्यों इस तरह से बार बार होता है? आरजू जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम में, जिसको हम कहते हैं ना कि वो आप लोग कहते हैं ना थोड़ा सा पेशेंस, अब वो पेशेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कम है। वेरी इम्पेशेंट पीपल, अभी कर दो, अभी होना चाहिए ऐसे। तो ऐसा होता नहीं है। मतलब कोई भी बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। दही जमने में भी पूरी रात लग जाती है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यू नो अभी अभी जम जाए फौरन दही, तो ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जो डेप्थ थी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान में नहीं थी। जिन्ना साहब आपके साल भर के अंदर चले गए, उनकी डेथ हो गई जिन्ना साहब की, और कोई लीडर ऐसा था नहीं वहां पे। और आप वहां पे फौजी फिर आए आपके। और दूसरी एक और चीज की वहां पे हम लोगों ने जो लैंड सीलिंग एक्ट थी, या फिर जमींदारी जो हमारी जो प्रथा थी, वो हमने पहले दिन से ही ये हमने निर्णय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि यहाँ पे कोई जमींदार नहीं होगा, यहाँ पे कोई वडेरा नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऐसा राजा नहीं होगा। राजा महाराजा के जो प्रिवी पर्सेस थे, जो उनको पैसा मिलता था, वो भी 1971 में हमने खत्म कर दिए थे। तो बोला कि सब लोग बराबर होंगे। अब ये बराबरी क्या हम हासिल कर पाए? नहीं, इसमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जो फैसले हमने करने थे वो कर लिए। तो हिंदुस्तान में आपको कोई ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो कहेगा, या कोई ऐसा कोई बड़ा
जमींदार या वडेरा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हमारे 1,000 एकड़ जमीन है या हमारी 5,000 एकड़। ये सिस्टम है ही नहीं इंडिया में। तो ये हमने पहले खत्म कर दिया। और इंडिया का एक सोशलिस्ट पास्ट रहा है बिकॉज ऑफ द रशियन इन्फ्लुएंस या बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स, या जो भी आप कहना चाहें इनको। तो ये आरजू जी, ये बात हुई थी इंडिया में। और इंडिया में जो डेप्थ थी, पॉलिटिकल डेप्थ, आप देखिए ना, एक साथ महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और भी आप लीडर थे। हमारे पास ऐसे 20-25 लीडर थे जिसमें से कम 10-15 तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे ही थे। कोई भी बन जाता उनमें से, अगर नेहरू जी नहीं बनते तो कोई भी बन जाता। इतना एक डेप्थ थी। लाल बहादुर शास्त्री भी थे उस समय, और कितने थे जो कि बाद में 60s में जाके वो मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उस समय पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो हमारे कितने लोग थे उस वक्त जो कि और ये ग्रास रूट से, जैसे कि ऑब्वियसली जिन्ना साहब ने यू नो वो ही वाज अ लॉयर, वकील भी थे वो। और ये काफी मतलब उसमें ना उनकी काफी पकड़ थी मुस्लिम पॉपुलेशन पे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं रहा जो जमीन से जुड़ा हो, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें मिट्टी की खुशबू हो। आप लोग भी जब अपने मीडिया में भी जब मोहम्मद अली जिन्ना का डिस्कशन करते हैं तो आप कहते हैं साहब और बड़े स्टाइलिश थे और उनके सूट बाहर से आते थे। मैंने सुना है काफी पाकिस्तानी मीडिया में कि उनके सूट बाहर से सिल के आते थे और पाइप पीते थे और ये बड़े स्टाइलिश थे और विस्की और ये सब। तो ये सब ठीक है, लेकिन ये ना जमीन से जुड़े जो लोग हैं ना, वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। जैसे गांधी जी एक धोती पहनते थे। तो इससे क्या होता है कि जब आवाम गरीब हो और आप आवाम के बीच में जाना चाहें, तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम गरीब हो और मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। तो इंडिया में कम से कम आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए आप देखिएगा कितना भी बड़ा इंडिया में लीडर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा तीसमार खान हो, कपड़ा वो खादी पहनेगा, उसने खद्दरी पहननी है अगर उसको पॉलिटिक्स में आना है। तो एक एफिनिटी। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस थिंग, कि आपके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप शुरू में बड़ी थोड़ी सी कमजोर थी, उतना डेप्थ नहीं था, तो फौजी आए। फिर दूसरी एक और चीज है कि शुरू से कह रहा ना कि कंपैरिजन विथ इंडिया, कि इंडिया, और वो होना भी था क्योंकि एक ही तो थे ये। 14-15 अगस्त को तो एक ही थे नाइट इंटरवीनिंग, फिर बीच में तकसीम हो गई इनकी। तो आरजू जी, इसमें यह भी था कि थोड़ा सा आप लोगों ने उसके चलते एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। तो जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया आपने, तो फिर उसका दाम तो देना पड़ता है फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का, क्योंकि उसकी अपनी एक, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट जो है ये एक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट को खुराक चाहिए, एक खुराक। तो वो खुराक क्या है? अगर फिर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट को दुश्मन चाहिए, मतलब ये दुश्मन तो चाहिए ना आपको फिर, वरना फिर फौज की क्या अहमियत रह जाएगी? अगर मुल्क का कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर फौज की अहमियत क्या रह जाएगी? तो फिर इसलिए तो इंडिया में जब भी फौज रही वो बैरक्स में रही और अपने कैंटोनमेंट में रही। फौज ने कभी कुछ सवाल नहीं पूछा। और आज भी आप किसी भी फौजी से पूछें कि शुड दी आर्मी टेक ओवर, किसी भी सिविलियन से भी पूछें शुड दी आर्मी टेक ओवर, एवरीबडी, मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि नहीं। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी का पेड़ है ना, इसको बहुत सींचा है भारतीय लोगों ने, बहुत सैक्रिफाइस करी है इसके लिए कि आज हम ये नहीं कह रहे आरजू जी, मैं ये यहाँ पे कहने के लिए नहीं आया कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत जबरदस्त है या बिल्कुल फ्लॉलेस है या इसमें कोई रिंकल्स नहीं है या हमारी कोई गलती नहीं। बहुत गलतियां, लाखों गलतियां हमारी। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि फौज को इक्तदार में आना चाहिए। वो इंडिया में हम कहेंगे ठीक है, हमने 72 साल एक डेमोक्रेसी को चलाया है, हम 72 साल और चलाएंगे इसको और बेहतर बनाएंगे। मतलब पर फौज का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में। कोई राय भी नहीं देगा ऐसी। फौज के आने की तो बहुत दूर की बात है, कोई राय भी नहीं देगा ऐसी इंडिया में। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे साथ जैसे आपने मिस्टर जिन्ना की बात की, तो मेरा ख्याल है कि फर्क तो पड़ता है आपकी आपकी ड्रेसिंग से, आपकी पर्सनालिटी से। जो आम पब्लिक है वो रिस्पॉन्स करती है। और अगर कोई सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए सादे कपड़े पहने तो वो एक आप इसको झूठ कह सकते हैं कि ये तो झूठा ड्रामा कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बेहतर है कि जो इंसान जैसा हो वो वैसा ही नजर है। और हमारे यहाँ तो इंडिया पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि लोग जो है वो
आपके जो पेरेंट्स होती है उस पर ज्यादा जाते हैं। इमरान खान साहब को भी जो वोट मिले और जैसे वो आए, बल्कि पहले भी जब अपोजिशन में भी थे तब भी उनकी पर्सनालिटी की वजह से ज्यादा उनको पूछा जाता था, काम के लिए नहीं। और इसी तरीके से मिस्टर जिन्ना की भी एक पर्सनालिटी थी। आपके यहाँ भी राजीव गांधी बहुत गुड लुकिंग और एक काफी हैंडसम किस्म के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इसको आप माइनस नहीं कर सकते। पब्लिक का जो है वो बिल्कुल अपेयरेंस में जाती है, चाहे वो पॉलिटिशियन की हो, चाहे वो टीवी एंकर की हो या किसी की भी हो। जी, आरजू जी, दो तरीके से देखना है हमको इसको कि पब्लिक अपीयरेंस पे जाती है। कैसी पब्लिक कैसे अपीयरेंस पे जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने जिन्ना साहब की बात करी। जिन्ना साहब बड़े सोफिस्टिकेटेड, सूट बूट बिल्कुल, कि लिंकन्स इन और पता नहीं कहाँ कहाँ से बॉन्ड स्ट्रीट से उनके सूट सिल के आ रही हैं सब ना। ठीक है। दूसरी चीज है कि मैं इंडिया के हवाले से कह रहा हूँ कि इंडिया में ये सब नहीं चलता। राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे क्योंकि उनकी मदर प्राइम मिनिस्टर थी। अ, उनकी मदर प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनी क्योंकि उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे। राहुल गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी 3 पुश्तें प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन राजीव गांधी जी, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी वाज नेवर अ मास लीडर। ही वाज नेवर अ मास लीडर। देखिए, इंडिया में मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। ये ना, इंडियंस का माइंडसेट है, खासतौर से हिंदुओं का एक एक दिमाग है जो आपको शायद मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। और अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपने, क्योंकि मैं इतना इस मामले में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आरजू जी, ऐसा होता है कि जैसे अ, हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। हिंदू, हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। वो ही वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या। ही बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या। तो वो तो वो इंडिया के सबसे पावरफुल राजा नहीं थे। क्योंकि अगर आप ये देखें कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य पावरफुल था? ज्यादा होगा बिल्कुल। क्या समुद्रगुप्त ज्यादा पावरफुल था? अशोका द ग्रेट? क्या ये सब पावरफुल किंग्स नहीं थे इंडिया के? क्यों नहीं थे? इनकी तो लाखों लाखों दर लाखों में घोड़े और हाथी और ये सब इनके पास थे। ये सब इनके पास थे, या असला वसला दुनिया भर का जो भी उस जमाने में हथियार होते थे। लेकिन इनकी पूजा नहीं होती। पूजा श्री राम की होती है। ये आपको ना हिंदू का दिमाग समझना पड़ेगा। एक हिंदू का दिमाग कैसे सोचता है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक्चुअली क्या होता है अर्जुन जी की, प्रभु श्री राम की इसलिए पूजा होती है क्योंकि जब उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको ये बोला कि तुम जंगल में चले जाओ। वो सबसे बड़े बेटे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो उनके सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने फादर की, अपने बाप की इज्जत रखने के लिए, अपने पिताजी की इज्जत रखने के लिए, उन्होंने अपना जो राजपाट था, जो किंगडम था, वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने किंगडम छोड़ दिया उन्होंने। और ही लेफ्ट इट। उनके साथ उनकी वाइफ चली गई, उनके साथ उनके भाई चले गए, लक्ष्मण जी, सीता जी चली गई। और उनके सबसे छोटे भाई थे जिनको बोला था कि तुम इनकी जगह राजा बनो। उन्होंने, पता है क्या, एक खड़ो होता है जो लकड़ी के चप्पल टाइप के होते हैं, जो लकड़ी के होते हैं पैरों में, पुराने जमाने में पहनते थे। आजकल भी कुछ साधु वाधु पहनते हैं, बट दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ होते हैं, रिलीजियस यहाँ भी रीजंस। होते हैं। जी। जी। वो लकड़ी की जो चप्पलें थी अपने बड़े भाई की, उन्होंने वो जो तख्त था, शाही तख्त, उसके ऊपर रखी और बोला कि नहीं, मैं अपने, और खुद जमीन पे बैठे। तो यू सी, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको हिंदुस्तान पे राज करना है तो आप टाई पहन के नहीं कर सकते। यहां के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। प्रभु श्री राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और ऐसा नहीं कि उनसे ही हैज बीन सो अनफॉर्चुनेट। अगर आप श्री राम की कहानी सुनेंगे, वो कितने अनफॉर्चुनेट, मतलब एक राजा बने तो वनवास चले गए 14 साल के लिए। उनकी वाइफ जो थी, सीता माँ जो थी, वो क्या, वो तो एक कहीं की राजकुमारी थी ना। तो वो राजकुमारी थी, तो वो यहाँ पे 1 मिनट आरजू जी, कैन आई जस्ट। जी मेजर तो साहब। आरजू जी, इस तरीके से वो चले गए, राइट। तो ये सब लोग, एक रॉयल फैमिली थी जो गई। फिर उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया। फिर वो गए, उन्होंने एक फौज तैयार करी, सेना तैयार करी, फिर वो लड़े। फिर जब वो वापस आए तो फिर कुछ वहां पे पॉलिटिक्स हुई। फिर उनकी वाइफ जो थी, उनको जाना पड़ा। उनके बेटों के साथ, खुद के बेटों के साथ उनकी लड़ाइयां हुई। और ये तो, लेकिन कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आई। वो कभी नेगेटिव नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि
मतलब मेरे साथ बुरा है या मेरे साथ कोई साजिश है, कोई गलत कर रहा है मेरे साथ। जो हम धर्म कहते हैं, जो हिंदू जिसको धर्म कहता है, वो धर्म जो है वो मजहब नहीं है। धर्म इज ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो हम मानते हैं कि अगर मैं आपको उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करके बताऊं तो यू नो फर्ज बड़ा होता है, हक छोटा होता है। और फर्ज जो है हर समय बड़ा होगा और हक हर समय छोटा होगा। तो ये इसीलिए देखिए पूजा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो हम लोग लीडर्स की बात करते हैं ना, पास में लीडर्स, इंडिया में एटलीस्ट इन द हिंदू माइंड जो त्याग करने वाला है ना, वो सबसे बड़ा है। ये जो आप देखिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब इंडिया से शुरू हुए थे। जिन्होंने इनको जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, ये कौन थे? ये तो राजा थे। महावीर कौन सही। थे? राजा थे ये। इनकी, और क्या ये बहुत पावरफुल राजा थे, या इनसे पावरफुल कोई, इनसे कोई मजबूत, इनसे कोई जबरदस्त और कोई राजा नहीं था? ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इसीलिए अगर भारत में आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, बिना त्याग के नहीं हो सकता। आप भारत पे राज नहीं कर सकते जब तक, ये ठीक है किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी की चाची चाचा है, उसने किसी को पकड़ा दिया, वो दैट इज सेपरेट केस। कितने राजा गए, कितने राजा चले गए, 5-10 हजार साल से यही हिंदुस्तान में सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन पूजा अगर किसी एक राजा की होती है तो वो प्रभु श्री राम की होती है। इसीलिए ये जो भावना है ना, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मोरालिटी, एथिक्स, त्याग, ये है इंडिया में। लोग ये समझते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि कपड़े ऐसे क्यों पहने, ऐसा नहीं कि वो लोगों को कोई नेता बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोगों से नहीं जुड़ेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट, आप किसी भी इलेक्शन रैली में चले जाइए टाई पहन के, फिर देखिए भगा देंगे, दौड़ा देंगे लोग वहां से। आप जब तक लोगों के साथ जमीन पे आके बात नहीं करेंगे, इंडिया में लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आप, वो ठीक है इमोशनल इश्यूज हैं इधर, लेकिन आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी इंडिया में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी अब तो खैर इमरान खान साहब भी पहले बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनते थे, लेकिन अब वो भी अक्सर आपने देखा है कि सलवार कुर्ता और इसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगी कि लुक्स पे जरूर हमारी और जो पब्लिक है वो रिस्पॉन्स करती है। जैसे बेनजीर भुट्टो थी, उनका अपना, ठीक है मानती हूँ मैं कि उनके फादर थे पहले, लेकिन फिर भी उनका अपना एक उनकी पर्सनालिटी थी, उनके बात करने का तरीका था कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो लीडर्स थे उनको मतलब इम्प्रेस करती थी वो। तो थोड़ा बहुत होता है, आप माने या ना माने। लेकिन ये कि हम चलते हैं दूसरी तरफ, तो ईयू की जो एक यूरोपियन यूनियन की एक डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत जो है मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑपरेट करके और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। और उसमें मतलब किसी भी तरह की खबर हो सकती है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से या कुछ भी। तो ये सब कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और ये कई साल से चल रहा है। जो उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें मेरे ख्याल है वो 10-15 साल का अरसा बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान के खिलाफ भारत काम कर रहा है, और इतनी सारी कंट्रीज में। तो बहुत छोटी सी कंट्री हम आपके मुकाबले में, आप हमेशा ही कहते हैं कि इकोनॉमी वाइज और एरिया वाइज हर तरह से, फिर इतनी मेहनत क्यों एक छोटी कंट्री को तबाह करने के लिए? नहीं आरजू जी, पहली चीज तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब ना ईयू वीयू की रिपोर्ट आप लोग सीरियसली मत लें। आप लोग ना, कोई भी गोरा कोई रिपोर्ट लिख देता है तो आई थिंक पाकिस्तानी बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हम लोग भी ऐसा करते थे एक जमाने में। एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, फेयर एंड लवली, इंडिया में बड़ा बिकता था एक टाइम पे, आजकल नहीं बिकता। तो बोला चेहरे में लगाओ तो गोरे हो जाओगे। मैं तो, मुझसे भी लोग कहते थे आपका क्या सोच है ना, मैंने बोला मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो भूरा मटमैले रंग का हूँ, मुझे कोई गोरा बनने का शौक नहीं है। अगर ऊपर वाला ये चाहता कि मुझे गोरा बनाए तो मुझे यूरोप में पैदा करता। मेरे माँ बाप यूरोपियन होते, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो देखिए ये सब चीजें हैं ना, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैंने सुना जरूर है इस रिपोर्ट के बारे में, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में उसको, किसी रिपोर्ट को किसी ने वेटेज नहीं दिया। ये देखिए छोटे छोटे मुल्क हैं ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अभी इनको हम एक और हवाई जहाज की डील दे देंगे, फिर ये चुप हो जाएंगे 2-4 साल के लिए। तो इनको वो चिड़िया को दाना देना पड़ता है। ये धंधा है आरजू जी, ये बिजनेस है, इट्स ओके, होता है। किसी ना किसी को कुछ चाहिए होता है, हमसे दे देंगे उसको, चुप हो जाएगा।
कि ये एक रिपोर्ट किसी ने दी, क्या सैंक्टिटी है रिपोर्ट की, किसने रिपोर्ट, क्योंकि हमें ऑफिशियली ये रिपोर्ट तो इंडिया को दी नहीं गई है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आपने हैंड ओवर करी है रिपोर्ट। ऐसी कोई एनजीओ वेनजीओ छोटे मोटे ईयू से कोई बना देता है रिपोर्ट, चार गोरे बैठ के रिपोर्ट बना देते हैं, उसको 1,000-2,000 पाउंड दे दी उन्होंने, रिपोर्ट लिख दी। क्या सैंक्टिटी है इस रिपोर्ट की? भारत 130 करोड़ का मुल्क है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उसकी रिपोर्ट से? हमने तो ना पढ़ी। और हमने क्यों नहीं पढ़ी आपको पता है? मैंने आपको बोला ना, मैंने वो रिपोर्ट के बारे में सुना है लेकिन पढ़ी नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप इसमें ये मत सोचिएगा कि बड़ा गुरूर कर रहा है, लेकिन मैं आपको आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने जरूरत नहीं समझी उस रिपोर्ट को, इतना जरूरी नहीं समझा। मतलब आफ्टर ऑल दिस इज इंडिया, मतलब ये हिंदुस्तान है ना, ये बड़ी बात है। तो कोई कोई इसमें ये बोले कि जी ईयू से कोई रिपोर्ट आई है, तो पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, कौन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आरजू जी। नहीं, बिल्कुल आपको जाहिर है यू आर इंडियन और आपको इंडिया के ऊपर फख्र होना भी चाहिए और आपको उस तरह से बात भी करनी चाहिए, लेकिन फिर आप वही बात है कि फिर पाकिस्तान के ऊपर बार बार अटैक क्यों? चाहे ये ईयू की रिपोर्ट हो या कोई और रिपोर्ट्स हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, कभी पाकिस्तान ने वो कर दिया। इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही क्यों है? और बाकी कंट्रीज के साथ तो आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। जी देखिए, बाकी जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, ज्यादातर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ज्यादातर, सबके साथ नहीं, ज्यादातर के साथ अच्छे टर्म्स हैं। अभी ईरान के साथ दोबारा चाबहार के ऊपर मीटिंग हो रही है जिसमें और इंडिया कुछ पैसा भी डालने वाला है। पैलेस्टीन में अभी एक पैलेस्टीन में हमने एजुकेशन के मामले में काफी काम करना अभी शुरू कर दिया, तो हम लोग ये सब करते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान ने लगातार ना कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ रहा है शुरू में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका आईएसपीआर है ना पाकिस्तान में, आईएसपीआर इंडिया में, आप जानते हैं इंडिया में क्या है आईएसपीआर के नहीं। मुकाबले वाला? आप पता है क्यों नहीं जानती आरजू जी? क्योंकि इंडिया में आईएसपीआर के मुकाबले का कोई है ही नहीं। सही। इंडिया में आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है। आपका तो ट्राई सर्विसेज का है ना एसपीआर। डीजी आईएसपीआर इज ओवरऑल इंचार्ज। बाबर इफ्तिकार साहब जो हैं, मेजर जनरल साहब, वो तो ही इज दी ओवरऑल बॉस ऑफ दैट। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। देखिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग हर एक मुल्क करता है, और हमने लेट शुरू करा लेकिन हमने भी काम शुरू कर दिया। पर यहाँ से जितना मुझे लगता है, मेरे खुद की सरकार के लिए मेरी कंप्लेंट है कि जो हमें करना चाहिए था उतना हम लोगों ने नहीं करा है। जो हम लोग कर सकते, जो हम लोगों को करना चाहिए था, उतना हम लोगों ने आरजू जी काम नहीं करा है इस पे। हमें और करना चाहिए। और दूसरी चीज, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इसमें होता है ये सब। इसमें ना आपको बुरा मानना चाहिए ना हमें बुरा मानना चाहिए, होता है ये सब। ये जंगें होती हैं, लड़ाई होती है, होगी, आगे भी होगी है। तो वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट कि होगा, इसमें कोई वो नहीं। और जहां तक मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट है ना, ये किसने पास करी? क्या यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको पास करा है? अगर यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास करा है तो बताइए फिर, इसको उस खबर की तनाजुर में देखा जाए। चार गोरे मिलके कोई चीज लिख दें और हम लोग यहाँ पे बड़े सगीर में बैठे एक्साइटेड हो जाएंगे, देखो टॉम डिक और हैरी तीन थे और तीनों टॉम डिक एंड हैरी ने साइन करके कागज दे दिया। तो अब मेरी, अब पता है क्या आरजू जी, अब टॉम डिक एंड हैरी तीनों से ज्यादा पैसा है अपने पास। और टॉम डिक और हैरी को हमारी जरूरत है, हमें टॉम डिक और हैरी की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम देम। वो दिन चले गए जब वो लिखते थे ना बाहर की, वो नो कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब इंडियन भी आ गया, इंडियन का डॉग भी आ गया, इंडियन की कार भी आ गई, इंडियन का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी आ गया। सब के सब घुस गए। अब ये कुछ नहीं कर सकते, इनको इनको बस एक कागज भरते रहे, भरते रहे कागज, डजेंट मैटर। नहीं, बिल्कुल आईटी में तो आपके लोग जितना आगे हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं आईटी में इंडियंस। लेकिन मुझे एक चीज बताएं मेजर साहब, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो जी कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि हम शो एक करना चाह रहे हैं, आपका गला बहुत खराब हो रहा था। तो उस जी वक़्त जी जी मुझे जी जी फ़ोन रखने के बाद ख्याल आया, मैंने कहा मैं कह सकती हूँ कि वो अदरक का पानी ले लें शहद के साथ। लेकिन जी बिल्कुल। ये चीज़ पे अगर हम देखें कि मुसलसल पॉल्यूशन की वजह से, इस वजह से लोगों के आजकल ज़्यादा गले खराब होते हैं, ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो आप जैसे बता रहे थे कि मैंने बल्कि एक ऐड देखा इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त था, उसमें उन्होंने कहा कि एक बच्ची दिखाई है और वो दिखाया कि उस बच्ची से उसका होमवर्क याद नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी पिछले साल तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इस साल इसको क्या हो गया है। तो उन्होंने ये दिखाया कि क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बच्चों के ज़हनों पे असर पड़ रहा है
और उसमें ये बताया गया कि अगर हफ्ते में, वीक में एक दिन के लिए गाड़ी ना चलाई जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पोल्यूशन तो बहुत बड़ा मसला है इंडिया में। खासतौर से एनसीआर दिल्ली में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत जबरदस्त मसला है। लोगों के क्या हो गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई, अर्बनाइजेशन हो गया। एक एक घर के सामने तीन तीन, पांच पांच, चार चार गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पे पार्क करने की जगह नहीं है, सड़कों पे लोगों ने गाड़ी अपनी खड़ी कर रखी है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि पराली वगैरह जलती हो, जो वीट का वो होता है ना, जो राइस का वो क्या नाम कहते हैं उधर, थिंग, वट एवर, आई डोंट नो। और वो हस्क जब जलता है तो फिर उसके बाद उससे भी पोल्यूशन होता है। इसका मुझे नहीं लगता कि आरजू जी, इसका ये सोल्यूशन ये है कि कि एक दिन गाड़ी ना चलाएं। फिर लोग कहेंगे साहब 3 दिन क्यों ना चलाएं, और हवा बिल्कुल साफ ही कर दो ना, हफ्ते में एक ही दिन चलाओ गाड़ी, 6 दिन हवा साफ करो। ऐसे नहीं होगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि बाय 2030, यानी 10 साल के अंदर, वी शुड हैव ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो आई थिंक दिस इज अ मेजर मेजर स्टेप, और इस पे काफी इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं। फॉरेन कंपनीज काफी इंडिया में आके, सभी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। इंडियन कंपनी टाटा भी इसमें काम कर रही है, महिंद्रा काम कर रही है, और सुजुकी, मारुति के साथ जो टाई अप है वो काम कर रही है। और बाकी तो दुनिया भर की जो भी गाड़ियां हैं वो भी काम कर रही है। ये टाटा की एक और कंपनी है जो खरीदी थी टाटा ने, जैगवार लैंड रोवर ना, ये टाटा की है कंपनी। ये भी इसके ऊपर काम करे। तो इंडिया में स्लोली एंड स्लोली ये काम हो रहा है, और मुझे लगता है 4-5 साल के अंदर हर एक जो कंपनी है कार मैन्युफैक्चरर की, वो अपनी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पेशकश कर देगी मार्केट में, और फिर हर साल और मॉडल आते रहेंगे। तो सरकार ने सोचा इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इन सबको ना बंद करें ये, और हमारा इस पे जो रिलायंस है ऑन फॉसिल फ्यूल, ये भी कम होना चाहिए आरजू जी। कहीं ना कहीं हमारा जो रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल है, ये कम होना चाहिए। बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा है, हेल्थ के भी इसमें काफी नतीजे जो खराब हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा, हम कर भी रहे हैं। और एक और चीज है कि सोलर एनर्जी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ऑल्टरनेट एनर्जी जो है, नॉन फॉसिल फ्यूल वाली जो है, उसमें जबरदस्त काम हो रहा है। और कितने मेगावाट, इंडिया इज आई थिंक दी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन द वर्ल्ड। इंडिया, मतलब आई थिंक चाइना या अमेरिका ही आसपास है, बाकी तो इंडिया इज लीडिंग द वे। और जिस तरीके की ग्रोथ है, कह रहे हैं 2-3 साल पे इंडिया विल बिकम द नंबर वन। जो जिस तरीके से इंडिया चल रहा है, विंड एनर्जी, ये सब यहाँ पे चल रहा है एक साथ ना, बड़े मुहिम सी चल रही है। टाइम लगेगा इसमें, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, तो थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है हम लोगों को। लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही, बिल्कुल। लेकिन साथ ही आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी, मेजर साहब टीवी पे हमारे आ रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, उसकी वैक्सीन हमारी जैसी कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड में, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, 2 साल लगेंगे। जबकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका वगैरह, वहां पे तो कुछ मंथ्स में ही उन्हें मिल जाएगा, शायद 2 या 3 महीने में उनके पास होगी। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमें 2 साल से पहले मिले, इसलिए कि तो बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों का नुकसान होगा। जी। नहीं आरजू जी, हमारी तो 3-3 कंपनियां हैं इंडिया की, कंपनी जो वैक्सीन बना रही हैं। तो हम किसी और कंट्री पे इतना डिपेंडेंट नहीं है कि कोई हमें देगा, फिर खैरात में आएंगी, फिर हम लोगों को देगा, फिर हम लोग यहाँ पे टीके लगाएंगे लोगों के। ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग फाइजर से खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी पूना में भी इंस्टीट्यूट है जो कि फॉरेन कोलैबोरेशन से वैक्सीन बना रहे हैं। वो ट्रायल्स उनकी हो रही हैं। और हमें यकीन है कि 2021 में इंडिया में वैक्सीनेशन मास लेवल पे शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट मोदी जी अभी गए थे, उन्होंने स्टेट्स को लिख भी दिया है कि आप लोग कोल्ड स्टोरेज जिसका तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मैसिव लेवल पे वैक्सीन यहाँ पे आने वाली है। बहुत जबरदस्त लेवल पे वैक्सीन आएगी। तो हमारे साथ इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, वो ऑलरेडी प्रोसेस इन प्लेस है। हमारे जो कंपनीज हैं वो बना रही हैं, एंड दे आर एट इट। कभी भी ब्रेक थ्रू आ जाएगा तो मास मैन्युफैक्चरिंग होगी, और फिर कोल्ड स्टोरेज में स्टेट्स में जाएगा, स्टेट से वहां से वितरण हो जाएगा उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई थिंक वी, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई थिंक हम लोग ये तो नहीं कहते कि हम वर्ल्ड में नंबर वन है, लेकिन वी आर इन एन ओके स्पेस। मतलब इतना बुरा नहीं। और रोज के अगर आप कोरोना वायरस के आंकड़े देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे रोज के जो नंबर्स आते हैं, वो दे हैव डिप्ड बिलो 30,000 टुडे। एंड लगातार पिछले 15 दिन से ये दिख रहा है कि वो लो 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 और होते जा रहे हैं। तो ये एहतियात भी बरतने हैं लोग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि
मास लेवल पे यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है इंडिया में, मास लेवल पे। उसके बावजूद वो जो जहां तक वैक्सीन का आपका मुझे लगता है कि वी आर इन अ गुड स्पेस। हमारा वैक्सीन का हो जाएगा मामला, इंडिया में हो जाएगा वैक्सीन का मामला। बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये तो बहुत खौफनाक सी न्यूज थी कि 2 साल लगेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए मेजर साहब के फार्मर्स की अगर हम बात करें, आपके यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज मैं देख रही थी कि वो ये कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पे शायद बैठे हुए हैं और इस तरह की भी स्ट्राइक्स चल हंगर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं और सब कुछ हो रहा है। वहां पे भी तो एक गैदरिंग हो रही है और उससे भी जो है ये खैर वायरस का तो है ही मसला, मगर आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को सॉल्व क्यों नहीं कर रही और बीच में आप लोग खालिस्तान की कहानी लेकर आ जाते हैं। फिर आप भी DGISPR को टैग करके और कुछ बोल देते हैं ट्विटर पे। तो वो अगर लड़की होते तो मुझे लगता है शायद मेरे साहब का दिल आ गया, लेकिन ये कि वो लड़की नहीं है, लेकिन आप उनको इतना ज्यादा टैग करते हैं उन बेचारों को, क्या उन्होंने आपका बिगाड़ा है हमारे DGISPR ने, उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं, बताइए कि क्या ये फार्मर्स का क्या है और खालिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? देखिए ऐसा है कि फार्मर्स का पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, फार्मर्स अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को और सरकार को क्या करना चाहिए कि पॉइंट बाय पॉइंट, इवन इन द मीडिया डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि दो पक्ष बैठे, दो पार्टीज बैठे और दोनों के पास एक्ट हो और लाइन बाय लाइन आपस में डिस्कस करें, डिबेट करें, तब कुछ हल निकलेगा। सरकार ने ये भी बोला है कि आपको जो भी इख्तलाफात हैं आप बताइए, तो उस चीज को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, हम कमेटी सेटअप करेंगे। देखिए ये जो एक्ट पास हुई है ना, पार्लियामेंट से पास हुई है, तो जो जो किसान ये कह रहे हैं कि साहब इसमें इसको पूरा हटा दो, राइट, इसको पूरा आप ये एक्ट को हटा दो। देखिए ये एक्ट कभी हटने नहीं वाला, ये नहीं हटेगा। ये भूख हड़ताल 1 साल और कर ले, नहीं हटेगा, ऐसे नहीं होता है इंडिया में, ऐसे नहीं होता कि आपने बोला कि हम दिल्ली जयपुर ब्लॉक कर देंगे। आप देखिए हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं, ठीक है जी, करोड़ों किसान हैं इंडिया में। आपने और किसी स्टेट से देखा परेशान होते हुए? पंजाब इतना सा है, आपने मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, आपने मध्य प्रदेश के किसान को देखा प्रोटेस्ट करते हुए, या आपने उत्तर प्रदेश के किसान को देखा, या आपने फिर राजस्थान के किसान को देखा, तमिलनाडु वाले को देखा आपने, केरला वाले को देखा, मणिपुर को देखा, किसको देखा आपने? सिर्फ एक स्टेट को परेशानी हो रही है, ये क्यों है ऐसा? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी खालिस्तानी है, लेकिन वहां पे खालिस्तान के पोस्टर्स, देखिए हर समय ऐसे कुछ लोग होते हैं आरजू जी जो बीच में आते हैं और अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज मैसिव। तो ये खालिस्तान ये कुछ नहीं है, ये 10 15 20 लंदन के टैक्सी ड्राइवर हैं, इनका इनका यही काम है। ये खालिस्तान अपना लंदन में ही बनाएंगे और इनके बस का नहीं है कनाडा कनाडा वनाडा में बनाएंगे, इनके बस का नहीं है खालिस्तान वालिस्तान। और ना ये लोग चाहते हैं, देखिए अगर ये लोग चाहते ना खालिस्तान बनाना, तो इंडिया में आते, कुछ करते, कुछ खून पसीना बहाते, कुछ मेहनत करते। ये वहां पे बैठे बैठे अपने घरों में आराम से वहां पे ये इनकी वीकेंड एक्टिविटी है। ये मंडे टू सैटरडे ये अपनी दुकानें चलाते हैं, पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और जिस दिन संडे को इनकी छुट्टी रहती है, संडे को खालिस्तान खालिस्तान खेलते हैं। तो अच्छा, तीसरी चीज, सरकार इनसे बात कर रही है, लेकिन थोड़ा सा किसानों को भी समझना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि मिडिल ग्राउंड आके ना थोड़ा सा बात बनेगी, थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड पे थोड़ा सा सरकार हटे। सरकार ने बोल भी दिया है कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ फार्मर्स की लॉबीज हैं जो कि ये कह रही हैं कि नहीं साहब, आप पूरा हटा दीजिए। पूरा तो नहीं हटेगा, इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पूरा नहीं हटेगा, पूरा नहीं हटेगा। ये उम्मीद ही गलत है, ये उम्मीद गलत है इन लोगों की कि पूरा हट जाएगा, पूरा ये नहीं हट सकता। आपको जाम करना है, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है ना आपको, अगर आप जाम कर रहे हैं, आप 1 साल तक जाम कर दीजिए, कर दीजिए 1 साल तक जाम कर दो। लेकिन मेजर साहब मैंने तो ये सुना है कि पूरे भारत से वहां पे लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ एक स्टेट है, लेकिन मैंने तो सुना है सब जगह से आ रहे हैं। दूसरा जैसे DGISPR की बात की, आप हर चीज में DGISPR को ले आते हैं और अभी भी एक आपका था कि क्लैशेस जो है वो हिंदू और सिख कम्युनिटी में जो है वो एक तरह का रिफ्ट और क्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी वो मतलब जहाँ पे उनका काम नहीं होता, नहीं होना चाहिए, वहां भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा है? जी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि, मैंने कभी ये नहीं बोला कि फार्मर प्रोटेस्ट पाकिस्तान ने करवाए, ये तो हमारे किसानों ने करे हैं। और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए और फार्मर्स को सरकार की भी बात सुननी चाहिए, पहली चीज तो ये बोल दूं।
मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहना कुछ और है। मैंने ये बोला है कि फेक ट्विटर हैंडल्स बनाए हैं, राइट, और फेक ट्विटर हैंडल्स बना के और उसमें अलग अलग नामों से उसमें जहर फैलाया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो सोशल मीडिया के कीड़े हैं, हम लोग दिन भर सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, हमें 2 मिनट लगते हैं समझने में कि ये फेक है कि क्या है। तो मैं मजाक करता हूँ बीच में कि सुलेमान भाई सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तो आईएसपीआर में बैठे हैं सुलेमान भाई, उनको मैं बोलता रहता हूँ कि सो जाओ यहाँ पे, अब मुंह मत करो। तो बीच में मजाक टांग खींचता रहता हूँ मैं। आरजू जी, ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अ, गोपाल चावला है ना, जो खालिस्तानी लीडर है, वो पाकिस्तान में है, राइट। वो एक हैप्पी पीएचडी था, वो ड्रग डील में मारा गया। उसको वो पठानों के साथ कुछ उसकी डील वील खराब हो गई, तो पठानों ने उसको निपटा दिया वहां पे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये लोग जो खुद खालिस्तानी बात करते हैं ना, खुद, तो ये खुद एक्सपोज हो जाते हैं। अब आप बात बताइए, खालिस्तानी सपोर्टर जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, शी जिनपिंग को। मतलब तुम्हारा अरे तुम पागल वागल हो गए क्या? तुम्हारा चाइना से क्या लेने देना? तो बोला है बाबर इफ्तिकार साहब ने कि यार जरा चीन को भी सलाम पेश कर दो। सर, हमारे बच्चे आपको सलाम पेश कर रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं आरजू जी, इससे होने जाने वाला नहीं कुछ। आप इंडिया को नहीं हिला सकते। बड़ा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये मुस्लिम्स फॉर बाइडन का बड़ा पाकिस्तानियों ने हैशटैग चलाया था, और कुछ 4-5 मिलियन डॉलर्स भी इकट्ठा करे थे, है ना, कि जो बाइडन आएगा तो कुछ कमाल कर देगा। क्या कर दिया जो बाइडन ने? कुछ नहीं करेगा जो बाइडन। वो दिल्ली आएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आएगा, माथा टेकेगा, यहाँ पे वापस चला जाएगा। उसको F-21 बेचने की नहीं बेचने, पाकिस्तान तो खरीदेगा नहीं F-21, वो तो इंडिया ही खरीदेगा। तो ये देखिए, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना एक बहुत ज्यादा एक, जिसको कहते हैं इमोशनल लोग हैं, शायद बहुत ज्यादा जज्बाती लोग बहुत ज्यादा हैं, कि हम कि हम ऐसा कर देंगे, वो हमारे लिए ऐसा बोलेगा। कोई किसी के लिए इस दुनिया में नहीं बोलता। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है ना, हम अमेरिका का हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी में दोस्ती में। ये हमारा म्यूचुअल बेनिफिट का एक रिलेशनशिप है। हमें पता है अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तानी अक्सर ये भी कहते हैं कि साहब आप ये देखिए कि साहब अमेरिकन ने हमारा फायदा भी उठा लिया, अब वो इंडियंस का फायदा उठाने वाले हैं अमेरिकन। आपने भी सुना होगा पाकिस्तानी मीडिया में कि साहब हमें धोखा दिया था, वो इंडियंस को पता लगेगा। इंडियंस को कुछ नहीं, किसी के बाप में हिम्मत नहीं इंडियंस को धोखा दे दे। हम लोग बहुत, एक मुंबई में लोग कहते हैं ना, डेढ़ शाना, समझते हैं डेढ़ शाना? एक तो सियाना होता है, एक सियाने का भी आधा होता है ना। हाँ, इंडियंस डेढ़ शाने हैं। ये सोच रहे हैं हमें टोपी पहनाएंगे, ये ऐसे इन्होंने पहना दी इंडियंस को टोपी। देखिए सुनिए, वी वी नो व्हाट वी वांट, ठीक है। और ठीक है, अमेरिकन और हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिट का रिलेशनशिप है आरजू जी। तो आप पूरा देखिए, जहां तक डीजी आईएसपीआर की आपने बात करी थी ना, ये सब चलता रहता है गेम। कभी डीजी आईएसपीआर करते हैं, कभी हम करते हैं। ये खेल चलना भी चाहिए, वरना देखिए कोरोना के टाइम में क्या करेगा आदमी? यही सब तो करेगा, और कुछ है नहीं करने को। बिल्कुल, घर बैठ के। लेकिन एक चीज है, मेजर साहब की जो फार्मर्स की बात हम कर रहे थे, तो उसमें इस तरह की पिक्चर्स भी आ रही हैं जिसमें बुजुर्ग हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, और पुलिस उनको जैसे डंडों से मार रही है। वो देख के बहुत अजीब लगा। फिर जैसे आपने कहा कि वो चाइना से मदद मांग रहे थे, तो वो तो कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला वगैरह जो है वो चाइना से मदद मांग रहे थे एक जमाने में। अगर आपको याद हो, उन्होंने नहीं कहा था नहीं कि नहीं नहीं, 1970 आरजू जी, फार्मर्स ने चाइना से मदद नहीं मांगी। मैंने ये नहीं बोला कि फार्मर चाइना से मदद मांगी। ये जो खालिस्तानी है ना, जो बाहर बैठे अच्छा, रहते हैं लंदन में, खालिस्तानी, सही हाँ, सही। ये कह रहे थे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने शी जिनपिंग को चिट्ठी लिखी कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। शी जिनपिंग के पास वक्त है? तुम्हारी टैक्सियों से उसको तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही, वहां पे 7-Eleven से फुर्सत नहीं मिल रही, शी जिनपिंग को चिट्ठी लिख रहे। पता नहीं क्या दिमाग है नहीं इनका। दूसरी लेकिन चीज की जी, लेकिन मेजर साहब, फिर अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला की, तो उन्होंने तो शायद कहा ही था ना कि हम चाइना से भी मदद मांगेंगे 370 के लिए। और फिर महबूबा मुफ्ती को दोबारा हाउस अरेस्ट आप लोगों ने किया, उनकी भी वीडियोस आ रही थी। बस एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो ये कि जो लॉक था, ताला था, वो अंदर की साइड से लगा हुआ था।
तो वो मुझे कुछ कंफ्यूजन थी कि अगर हाउस अरेस्ट है तो ताला बाहर से होना चाहिए। हाँ, पता नहीं महबूबा मुफ्ती क्या गेम खेल रही, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ना गलत करा है ये। हमारी सरकार ने गलत करा है, इनको ना निकालना नहीं चाहिए था। इनको फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को बंद करो और वो चाबी फेंक दो डल लेक में, और बोलना कि साहब 10 साल के बाद बात करेंगे तुम लोगों से, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बाहर आने की। दे आर अ नेशनल डिसग्रेस बोथ ऑफ देम। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ना कि मैं चाइना से मदद, किसने मना करा है? लो मदद, लो मदद। भाई चाइना दो पैसे वहीं पे लगाएगा जहां पे चाइना को पता है को फायदा होगा। लो मदद, किसने मना करा है? हमने तो नहीं बोला कि तुम चाइना से क्यों मदद मांग रहे हो। मांगो, 10 बार मांगो। लेकिन आपको आस्क, कोई डर आस्क नहीं है? पाकिस्तान। अगर आपको कोई डर नहीं है महबूबा मुफ्ती से, अगर आपको कोई डर नहीं है, तो बार बार आप लोग उनको हाउस अरेस्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि महबूबा मुफ्ती हैज द कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ राइट लाइक सिचुएशन इन कश्मीर। वो फसाद करवा सकती है महबूबा मुफ्ती। वो समाज में जहर फैलाती है। ये दोनों परिवार हैं ही ऐसे, इन्होंने करा ही है। इनको अभी महबूबा मुफ्ती जितना जहर घोल रही है और अपनी बेटी के थ्रू ट्वीट करवाती है। महबूबा मुफ्ती को एक एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वियर्ड एग्जांपल। आप महबूबा मुफ्ती को बोल दीजिए कि हम तुम्हें सेंटर में मिनिस्टर बनाते हैं। आप ये बोल दीजिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों अभी जाएंगे और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है ना, वहां पे खुद अपने सर पे ईंटें रख के जाएंगे और कहेंगे हम भी मंदिर बनाते हैं। फारूक अब्दुल्ला का वीडियो नहीं देखा आपने? भगवान राम के भजन गा रहे हैं वो। भाई बुत 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 परस्ती तो हराम है, वो करते हैं। आप उनको कोई फर्क, देखिए सुनिए, ये लोग जो हैं ये मदारी हैं, ये बंदर नचाने वाले हैं। इनको कल आप 2 टुकड़े दे दीजिए, ये ईमान अपने, इनका ईमान बिका बिका है, बिका बिकाया बैठा है इनका ईमान। आप बोलिए ना, आप पैसे फेंकिए, आप इनको एक कुर्सी दे दीजिए, फिर देखिए आप, ये मोदी के नाम की चालीसा गाएंगे ये लोग कल, अगर इनको कुछ पकड़ा दिया तो। इसमें आप लोग, ये आप लोगों ने गलत घोड़े पे पैसा लगाया पाकिस्तानियों ने। ये घोड़े में दम नहीं है। और गिलानी की तो हवा निकल गई बिल्कुल। गिलानी तो गया बेचारा, अपसेट वपसेट हो गया गिलानी तो। गिलानी चुप हो गया है। नहीं, पाकिस्तान ने तो खैर हर फिर वही पाकिस्तान आ गया बीच में। पाकिस्तान ने क्यों पैसे लगाएगा? क्योंकि कश्मीर के लोग तो खुद उठ रहे हैं ना अपने लिए, चाहे वो आपकी साइड के हों या कुछ भी, वो अपनी बात खुद कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता करनी तो तो चाहिए। महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला तो क्यों पाकिस्तान करेगा? देखिए ऐसा है कि अ, मैं कभी बताऊंगा आपको इनका जो माजी रहा है, इनका जो इतिहास रहा है ना, फारूक अब्दुल्ला और इसका। इनको जहां से मदद मिली इन्होंने वहां से मदद ली। इनको अगर लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से हमें कुछ फायदा होता है तो इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। अगर इनको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से कुछ फायदा मिला, इन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला। ये जब ऑपोजिशन में थे तो ये पाकिस्तान की बात करते थे, जब पावर में थे तो इंडिया की बात करते थे। ये लोग एक किस्म के ब्रोकर्स हैं, ये पावर ब्रोकर्स हैं ये। महबूबा मुफ्ती, जब पंडितों को वहां से निकाला गया 1990 में, 19 जनवरी की वो डेट थी आरजू जी, तब कौन था इंडिया का होम मिनिस्टर? इंडिया का होम मिनिस्टर, ठीक है, ये महबूबा मुफ्ती का बाप था। ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया महबूबा मुफ्ती का बाप था, इंडिया का होम मिनिस्टर। उसके आशीर्वाद के अंदर ये सब हुआ है। इन्होंने अपने खुद के बच्चे किडनैप करवा लिए टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए। ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है टू जिहाद। तो ये आप देखिए ना कि कितने लोगों ने क्या क्या करा है। मैं आई डोंट वांट टू, हमारे पास टाइम भी नहीं इतना, काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आरजू जी ऐसा है कि अब इंडिया में एक माहौल बन गया है, ठीक है। अब लोग ग्रे एरिया पसंद नहीं कर रहे इंडिया में। इधर यू आर विद इंडिया और यू आर अगेंस्ट इंडिया, साफ सीधी बात है ये। कि हाउ एवर आई थिंक मोर एवर, यू नो, देर इज अ ग्रे एरिया, देर इज नो ग्रे एरिया इन इंडिया नाउ। इंडिया में एक ऐसा माइंडसेट लोगों में, खासतौर से मिडिल क्लास में, एक माइंडसेट बन रहा है कि यार या तो तुम इंडिया के खिलाफ हो या इंडिया के साथ हो, अपनी साइड चुन लो। टाइम ले लो अपना, 8-10 दिन ले लो, सोच लो, समझ लो, ठोक बजा के। लेकिन इफ यू आर नॉट विथ इंडिया, यू आर अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े परेशान होते हैं ना इंडिया में कि देर इज नो स्पेस फॉर डिसेंट, और ये सब जो कहते रहते हैं, ये असली में इनकी यही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग ग्रे एरियाज में बड़े, इन लोगों ने पैसे कमाए हैं। बड़ा इनका बड़ा पावरफुल एक स्ट्रक्चर रहा है एक टाइम पे ग्रे एरियाज में, कि हाउ एवर मोर एवर के बीच में। अब इंडिया में हाउ एवर मोर एवर की तो हत्या हो गई। अब देर इज नो हाउ एवर एंड मोर एवर। इट्स ईदर आर वे और द हाईवे।
You choose. बिल्कुल नहीं, मैं तो यही विश करूंगी कि इंडिया भी जो है वो सब लोग आराम से रहें, और पाकिस्तान में भी, और कुछ ना कुछ थोड़े से टर्म्स भी बेहतर हों। बहुत शुक्रिया मेजर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। और Thank you. जाते जाते मैं फिर एक देसी टोटका आपको बताती जाती हूँ कि वो जी ये जी कि बताइए ना। शहद लें, अदरक का पानी लें, और उसके साथ थोड़ी सी ब्रांडी जो है ना, वो आपको इजीली मिल जाएगी। मिल तो हमें भी जाती है यहाँ पे, लेकिन मुश्किल होती है अगर कभी गला वला खराब हो जाए तो। वो अगर मिक्स करके आप लेंगे ना, तो उससे एकदम ये क्लियर हो जाएगा आपका थ्रोट जो है ना, वो एकदम क्लियर हो वाह। जाता है। बल्कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं स्पन यार भंडारा, शायद आप जानते हो, वो इंडिया भी जाते रहते हैं, मरी ब्योरी के जो ओनर है, बड़ा यहाँ पे मशहूर है। तो मरी ब्योरी वहां पे वही तभी फिलहाल उनके यहाँ ही जो है वो बन सकती है, नॉन अल्कोहल तो नहीं कहना चाहिए, अल्कोहल और ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो मैंने, मेरी मदर की एक दफा कुछ साल पहले गला बहुत खराब हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा मुझे ब्रांडी चाहिए। वो कहने लगा ठीक है, आप आके ले जाना फैक्ट्री से। मैं गई तो मैं मदर को भी ले गई साथ। तो अब वो मेरे दोस्त ने मुझे कहे पागल हो गई हो तुम, आंटी को लेकर आ गई। मैंने कहा तो पीनी भी करनी को है। तो वो बस हम लोग हंसने लगे, और वो इतना अखबारों में लपेट के और ऐसे करके छुपा छुपा के, जैसे पता नहीं क्या मैं बम लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पे तो ये मसला है, लेकिन ये कि ये चीज जो है ना वो आपका गला बिल्कुल क्लियर कर देगी, वरना फिर जी आरजू जी गए। आपने जी आरजू जी आपने जो टोटका बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला ना अदरक और शहद और ब्रांडी मिला के, तो मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। अदरक और शहद आप ले लीजिए, ब्रांडी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ब्रांडी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता, तो यहाँ पे दुनिया भर का बिल्कुल एक पड़ा हुआ है मामला, बिल्कुल ब्रांडी की जो भी है। तो हाँ, वो शुरुआत नहीं करी हमने अभी, लेकिन अभी करते हैं। फिर आज शाम से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू जी फॉर थैंक यू दिस सो मच। ओकेजन टू अपना स्पीक टू यू। बहुत थैंक यू वेरी ख्याल मच मैम। रखिए, जी बहुत अपना जी आप ख्याल रखिएगा, और होपफुली जी नेक्स्ट ईयर मेरा तो इरादा है, अगर कुछ सिचुएशन अच्छी हुई तो मैं इंडिया आऊंगी, तो आपके यहाँ देखिए, और मटन खाना है जो आप बिल्कुल, हम लोग आपको बनाते लखनऊ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वैभव वैभव बनाता है। वही वैभव वही। नोज हाउ। हाँ हाँ हाँ, तो वैभव को हम रिक्वेस्ट करेंगे, वैभव को कि यार आप बनाओ। और मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत। आप आइए आरजू जी, एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप इंडिया आइए। थैंक यू वील सो मच। वेलकम यू, हम आपको वेलकम थैंक करेंगे। यू सो ठीक है आरजू मच। जी, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद जी, थैंक यू।